हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम सीटेट देख ही रहे हैं। सीटेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो सीटेट आपको देखेंगे, जो सीटेट आपका जुलाई में हो रहा है। सीटेट क्या हो रहा है आपका? जुलाई में हो रहा है। तो आप देखेंगे जो सीटेट होता है वह 1 से 5 और 6 to 8 के अलग अलग फॉर्म भरे जाते हैं। और भरने के बाद आपको इसमें क्वेश्चंस को हल करने रहते हैं। जो 1 से 5 तक होता है वो लगभग क्या होता है, सभी को समान क्वेश्चंस करने होते हैं। लेकिन 6 से 8 तक जो होता है, इसमें क्या होता है कि क्या होता है कि साइंस वालों के लिए अलग क्वेश्चंस आते हैं और आर्ट वालों के लिए अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो साइंस में आप देखेंगे कि जो साइंस का होता है उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आएगा। और जो आपका जो 6 to 8 होगा उसमें आर्ट जो होगा उसे हम लोग सामाजिक अध्ययन बोलते हैं, या सामाजिक, जिसमें आपको इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, राजनीतिक शास्त्र आएगा और अर्थशास्त्र। तो ये 4 टॉपिक से आपके 4 बुकों से क्या होता है, क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। चलेंगे क्वेश्चन को, हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे कि जो ये आपका क्वेश्चंस होगा वो सामाजिक अध्ययन मतलब होता है। जो 6 to 8 वाला जो होगा हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे। 6 to 8 में आपको कौन सा देखना है? 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान, जिसे हम लोग बोलते हैं एसएस। क्या बोलते हैं? एसएस, सोशल साइंस। क्या बोलते हैं? सोशल साइंस करेंगे। ठीक है, सोशल स्टडीज कहिए चाहे सोशल साइंस कहेंगे। तो सोशल साइंस में देखेंगे हम लोग पूरा इसे हल करेंगे और क्वेश्चंस को यहाँ पर क्वेश्चन नीचे लगे हुए हैं और क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और उसको आंसर को करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस आए तो आप भी क्वेश्चन साथ में हमारे करते चलिए। चलेंगे, क्वेश्चन पहला लिखा गया कि किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो आपका ऑप्शन है महाजनपद, गुप्त, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल। तो आपको बता दें कि महाजनपद में आपको पता होगा कि महाजनपद जो होगा वो क्या होता है, 16 महाजनपदों में बटा हुआ है। गुप्त काल बता है आपको क्या होता है। हड़प्पा सभ्यता देखेंगे कि इसमें जो कर होता है। अच्छा, पहले यहाँ पर टैक्स की बात कर लेते हैं हम लोग। कर प्रथा क्या होता है? कर प्रथा देखेंगे कि क्या होता है, एक प्रकार का टैक्स होता है, चुंगी होता है, जिससे क्या होता है कि आप अपने हिसाब से जितना अपने आय में से कुछ पैसे या कुछ वस्तुओं को देते हैं। किसे? राजा को देते हैं या वहाँ के मुखिया को देते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि महाजनपद में कुछ मुखिया मिलेंगे, हड़प्पा सभ्यता में मुखिया मिलेंगे, इस सब में। और वैदिक काल में भी ध्यान रखना है आपको कि ये सब क्या है कि टैक्स की बात नहीं करते हैं, ये सब करते हैं वस्तु विनिमय की। किसकी? वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर काम करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आपका है, जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, कर प्रथा के बारे में पूछ रहा है कि कर प्रथा किस काल के विशिष्ट महत्व है। तो गुप्त काल जो होता है वो क्या करता है, कर प्रणाली को बात करता है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? बी होगा, जिसे हम लोग टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। और जो टैक्स होता है आपका, यही क्या होता है, कर प्रणाली होती है। इसमें आपको गुप्त काल की अगर बात करें तो गुप्त काल क्या होता है, प्राचीन भारत का, इसे स्वर्ण काल भी कहते हैं। गुप्त काल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल। ठीक है, गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है, आ जाएगा, बताइए कि स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं? तो गुप्त काल कहते हैं। तो इस काल का जो प्रमुख स्रोत था वो क्या था? कर से आता था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। तो अगर आपको देखा जाए कि मान लेते हैं कि ये क्या है, आपका सन है, और ये क्या है, इसके चारों तरफ क्या होता है, आपको पता है ग्रह घूमते हैं। तो यहाँ बात कर रहा है पृथ्वी का। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। अगर क्या होगा कि पृथ्वी जो है अगर सूर्य के चारों तरफ अगर घूमती है या सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिक्रमण बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जैसे कि अगर आपको बात समझेंगे इस बात को कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका क्या सन है और इसके चारों तरफ क्या होते हैं? कक्षे होते हैं। क्या होते हैं? कक्षे। तो अब देखेंगे कि एक ग्रह क्या होगा, एक ही कक्षा में घूमेगा। तो अगर एक ग्रह क्या होगा, अगर इसके चारों तरफ ऐसे 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 करके मूविंग करता है, तो आप जब किसी के चारों तरफ आप घूमते हैं, कहते हैं परिक्रमा करना है। जब आप क्या करते हैं, किसी मंदिर का चारों तरफ घूमते हैं तो कहते हैं भैया परिक्रमा करते हैं। और जब क्या करते हैं, जब
अपने ही अक्ष पर, जब क्या करते हैं अपने अक्ष पर चारों ओर घूम जाएंगे, उसे हम लोग घूर्णन बोलते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है सूर्य के चारों तरफ, अगर सूर्य के चारों तरफ अगर पृथ्वी घूमेगी, अगर क्या है, अगर मान लेते हैं सूर्य है, अगर सूर्य के चारों तरफ अगर घूमेगी तो वो क्या होगा, आपका परिभ्रमण होगा। क्या होगा, परिभ्रमण कहिए चाहे परिक्रमण करिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कह देता कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर चारों तरफ घूमती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं घूर्णन गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घूर्णन गति। लेकिन जो इसका आंसर होगा वो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना। तो आपको बता दें, आरण्यक में होता है जंगल, ठीक है। पुराण आपको पता है कि कुल पुराण कितने हैं आपके, 18 हैं। और जो वेद हैं वो कितने हैं, 4 हैं। और जो उपनिषद हैं वो आपके पास कितने हैं, 108। कितने उपनिषद हैं, 108। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपका आरण्यक एक उपनिषद है। आरण्यक क्या है, एक उपनिषद है। पुराण आपके पास कितने होते हैं, 18 होते हैं। वेद आपको पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। ऐसे उपनिषद में आपको कितने उपनिषद होते हैं, आपके पास 108 उपनिषद होते हैं। उपनिषद का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, ये उप मिस होता है समीप। देखेंगे ये 2 भागों में टूटेगा, उप प्लस निषद, उप प्लस निषद में टूटेगा। और जब यह उप प्लस निषद में टूटेगा तो ये हो जाएगा, उप मिस होता है समीप, और जो निषद मिस होता है बैठना। निषद मिस क्या होता है, बैठना। मतलब यही पूछा है कि किसी के पास जाकर समीप बैठना क्या कहलाता है, आपका उपनिषद कहलाता है। क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, उपनिषद होगा। अगर क्या होता है, जब कोई बच्चा क्या करता है, गुरु के पास बैठ कर जो शिक्षा ग्रहण करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, 108। ये बात आपको ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो आपको बता, दुर्ग में निवास करती है कि कुल्लू में निवास करती है, बस्तर में करती है कि छोटा नागपुर पठार में करती है। तो आपको बता दें कि जो आपका भारत में जो मुंडा जो जनजाति है, ये आपको बता दें कि ये झारखंड में कहाँ स्थित होती है, झारखंड में। और झारखंड आप जानते हैं कि झारखंड में ये छोटा का नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है। ये जो पठार होता है ये ऑस्ट्रो एशियन के से क्या करते हैं, संबंध रखते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप या प्रतिरूप में होता है इमेज के रूप के साथ अगर जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, ये क्या प्रताड़ित नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये गलत होगा। मूर्ति भी नहीं बोलेंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। भेदभाव भी नहीं होगा, लेकिन क्या रूढ़िबद्ध हो जाएगा। रूढ़िबद्ध तरीके से आपके साथ क्या होगा, वो बताएंगे कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होता है। अगर आपके व्यवहार के, आपके आचरण को जब किसी के साथ जोड़ कर बताते हैं तो ये क्या होता है, रूढ़िवादिता होता है। जैसे कहते हैं ना कि ये महिला इस प्रकार से काम करती है, इस महिला को ये काम नहीं करना चाहिए, इस पुरुष को काम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करता। तो आपके एक सिनेरियो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर दिया जाता है, और वो इमेज आपकी हमेशा रूढ़िवादिता मतलब होता है कि आप परंपरागत से क्या होता है वो चीज़ें चली आती रहें, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूढ़िबद्ध बोलते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। तो आपको पता है कि जो अनुच्छेद 21 है, जो संबंध है वह किससे रखता है। तो आपको बता दें कि आपके संविधान में एक भाग 3 है, एक क्या है, भाग 3 है। और भाग 3 में बात किया गया है मौलिक अधिकार का। किसका बात किया गया है, फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकार का बात किया गया है। और मौलिक अधिकार में कुल आपके आर्टिकल हैं 12 से 35 क्या हैं, आर्टिकल्स हैं। और वो आर्टिकल बात करता है आपको अपने अधिकारों का। तो उसी में से एक अधिकार है जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21। और जो अनुच्छेद 21 कहता है, क्या कहता है, जीवन जीने के अधिकार, जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। इसलिए जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से
कौन थे? खालसा का स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? तो आपको बता दें, सिख के जो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, जो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, ये सिख के 10वें गुरु। कौन? सिख के 10वें गुरु, और वो अंतिम गुरु भी थे, सिख के 10वें तथा अंतिम गुरु, जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह नाम था। तो इसलिए जो खालसा की स्थापना की गई है वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक के आगे बढ़ाया? शासक ने आगे बढ़ाया। तो आपको बता दें कि आपको बताएगा मुग़ल साम्राज्य जो है, आपको इस बार एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, क्वेश्चंस को बनाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसे जानते रहेंगे आपको न किसी आपको एग्ज़ाम में ये साथ जरूर देगा आपको। ठीक है, विश्व शांति का विचार किस मुग़ल शासक ने आगे बढ़ाया? हुमायूं ने बढ़ाया, कि जहांगीर ने बढ़ाया, कि शाहजहां ने बढ़ाया, कि अकबर ने बढ़ाया? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप आंसर कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि मुग़ल बादशाह जो थे, इस विश्व शांति की स्थापना के लिए जो अकबर था वो क्या किया? मुग़ल साम्राज्य के शासन को क्या किया? आगे बढ़ाने और विश्व शांति को आया, जिसमें से आप देखेंगे 1581 में धर्म दीन ए इलाही और धार्मिक वैमनस्य को दूर करने के लिए ये स्थापना किया गया था। 1581 में इन्होंने क्या किया? एक स्थापना की दीन-ए इलाही की, और जो दीन-ए इलाही थी किसी एक धर्म की विशेषता को बात करता था, इसलिए क्या होता था? विश्व शांति की स्थापना का बात करता था। कौन करता था? अकबर करता था। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बता दें, कित्तूर का जो नेतृत्व था वो कर्नाटक की रियासत थी रानी जहाँ लिखा गया रानी चेन्नम्मा ने क्या किया था? कित्तूर में अपने आंदोलन में, ये आंदोलन हुआ था 1824 में। कब हुआ था? 1824 में ये आंदोलन हुआ था, और ये आंदोलन एक बहुत ज़्यादा ले लिया गया था, और ब्रिटिश सरकार इसे सैन्य विद्रोह के कारण ब्रिटिश इंडिया की कंपनी का विरोध कर रही थी 1824 में। इसलिए जो कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी का आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? रानी चेन्नम्मा ने किया था। रानी चेन्नम्मा जो कर्नाटक की थी। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है कि स्थान, लोग, वस्तुएं, प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं वे कहलाते हैं। तो आपको पता है कि अगर क्या होता है कि आपको ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कि जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। तो ध्यान रखना है, पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण क्या होता है? आपको पर्यावरण क्या होता है? परि प्लस आवरण से क्या होता है? ये टूटा होता है। परि और प्लस आवरण, परि प्लस आवरण से होता है। परि मीन्स क्या होता है? चारों ओर, आवरण मीन्स होता है घिरा हुआ। मतलब तो जिसके चारों तरफ का परिवेश घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं? पर्यावरण। किससे घिरा होगा? स्थान से, लोग से, वस्तुएं से और प्रकृति से जो क्या होता है किसी जीव को घेरे रहती हैं वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। चलेंगे, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, अच्छा क्वेश्चन है कि पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते हैं लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ग्रह कहते हैं, कि खगोलीय पिंड कहते हैं, कि तारे कहते हैं, कि तारामंडल कहते हैं? आपको आंसर पता होगा तो आपको बता दें कि जो अगर खगोलीय पिंड है वो क्या करता है? स्वयं का प्रकाश उसमें नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। और जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपना खुद की रोशनी नहीं होती है, किसी के दूसरे से रोशनी, तारों से रोशनी लेकर वो खुद चमकते हैं। जैसे पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। ये कहता है सूर्य क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से क्या करती है? चमकती है। इसलिए क्या होता है? सूर्य के कारण क्या चमकता है? सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो वही बात क्या है? तारों की रोशनी से क्या करते हैं? चमकते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। आंसर आपका ए हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान के लिए आदर्श है? तो आपको पता है कि आपके कुल वायुमंडल में
4 परतें हैं। कितनी परतें हैं? 4 परतें हैं, जो चारों परतें आपके ऑप्शन में लिखी गई हैं। पहला होता है क्षोभ मंडल, फिर दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा होता है आयन मंडल, उसके बाद क्या होता है, चौथा क्या होता है, वायुमंडल। ये आपके होते हैं। क्षोभ मंडल में क्या होता है, आंधी तूफान चलता है। ठीक है, अगर आंधी तूफान जिसमें चलेगा उसमें तो आपको क्या होगा, वायुयान चलेगा नहीं, आपकी जहाज़ें चलेंगी नहीं। इसमें बारिश होगा, आंधी तूफान होगा, आपका क्या होगा, ये सब होगा, इसलिए क्षोभ मंडल होगा। लेकिन अगर आपकी वायुयान की बात करें, अगर आपकी वायुयान की उड़ान की बात करें, तो अगर आपको जहाज़ उड़ाना होगा तो आपको आंधी तूफान उड़ाएंगे नहीं, उड़ाते हैं तो क्या करते हैं, आप समताप मंडल में उसे ले जाते हैं और वहाँ पर कोई भी आंधी तूफान नहीं चलती है। और सबसे आदर्श माना जाता है समताप मंडल को, कि यहाँ पर वायुयान, जहाज़, ठीक है, आपके यहाँ पर चलाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ रखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि जब कोई शिलाखंड दबाव एवं कठोरता के कारण परतें शैल में बदल जाती है, उन्हें कहते हैं अवसादी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं। अवसादी सेल क्या होता है, आपको लिखा गया है कि जब कोई क्या होता है, उसमें क्या होता है, प्रेशर, और क्या होता है कि उसमें दबाव, कठोरता होता है, तो परतदार सेल क्या होता है, बदलते हैं। और इसमें सबसे अधिक जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे अधिक जीवाश्म पाए जाते हैं और ये अवसादी चट्टानें होती हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टानें। आग्नेय क्या होता है, आग्नेय से बनती है। प्रारंभिक सेल क्या होता है कि अपना धीरे धीरे क्या होता है, प्रारंभ करती हैं। कारांतिक सेल क्या होती हैं, रूपांतरित कर जाएंगी। जैसे क्या होता है कि कभी क्या होता है, कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो क्या होते हैं, संगमरमर चेंज होते हैं, और संगमरमर कभी क्या होता है, ग्रेफाइट में चेंज होता है। ये सब क्या होते हैं, कायांतरित सेल होते हैं। तो जो आपका परतदार सेल होगा वो क्या होगा, अवसादी सेल, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन लिखा गया, अगला क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन ये आपको अच्छा दिख रहा है कि जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और वो अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती है, वह कहलाता है बाजार अर्थव्यवस्था कहलाता है, कि असेंबली लाइन कहलाती है, कि औद्योगिक तंत्र कहलाता है, कि औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, बताइए आप। तो आपको बता दें कि औद्योगिक इकाइयाँ जब एक दूसरे से नज़दीक हो जाती हैं तो अपनी नज़दीकियों का लाभ उठाती हैं। तो लाभ उठाने क्या होता है, आसपास रहेंगी तो वो क्या करेंगे, यातायात और विकास की सभी प्रकार की क्या होती हैं, सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से वनों की पत्तियाँ के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी भी अनावृत नहीं दिखते हैं। अनावृत मीन्स क्या होता है आपको, कि वो क्या होते हैं, कभी आपको उसमें पत्ते गिरते नहीं हैं। जब पत्ते गिरते हैं वो पतझड़ का मौसम जाता है। तो आपको पता होगा कि अगर आप जानते होंगे तो आप देखेंगे कि अगर मान लेते हैं कि आपको क्या, ये अर्थ हो गया। अर्थ में क्या होता है, एक आइडियल क्या होती है, इसमें क्या होती है, 3 आइडियल क्या होती है, लाइन होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। और जो इसके जो क्षेत्र का जो बीच का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको वर्ष भर क्या होता है, आपको प्रकाश, सनलाइट मिलेगा, मतलब कि सूर्य की प्रकाश की किरणें यहाँ गिरेंगी। और यहाँ जब आपको पता होगा कि जब यहाँ गिरेंगी तो हमेशा क्या होगा, ये गर्म स्थान होगा। जब गर्म स्थान होगा तो क्या होगी, बारिश होगी। जब बारिश होगी तो यहाँ पौधे उगेंगे, और जो पौधे, जिस पौधे को कभी पानी की ज़रूरत की कमी नहीं पड़ेगी, तो क्या होगा, वो कभी अपने पत्ते गिराते नहीं हैं। और ऐसे पत्तों को हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका पॉलिटी से है कि भारतीय सर्वोच्च कानून का निर्माण संस्थान है। आपका राष्ट्रपति बनाता है कानून, न्यायपालिका बनाता है, संसद बनाता है, कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद बनाता है। अगर आपको आंसर पता होगा तो ज़रूर आंसर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलेंगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा गया है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्थान है, राष्ट्रपति है, कि आपको न्यायपालिका है, कि संसद है, कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद है। चलिएगा क्वेश्चन आपको बता दें कि जो भारत में जो कानून निर्माण करता है, जो एक्ट बनाते हैं, जो अधिनियम बनाते हैं, वो होता है संसद। वो क्या होता है, संसद होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट। जो संसद होता है, तो आपको पता होगा कि संसद 3 अंगों से मिलकर बना हुआ। पहला क्या है, राष्ट्रपति,
दूसरा है लोकसभा और तीसरा क्या है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों से मिलकर आपका क्या है संसद बना हुआ है। तो संसद का जो कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है वो क्या किससे मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। तो संसद ही क्या करती है, आपको कानून बनाती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है उसे कहा जाता है। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है उसे कहते हैं प्रभुसत्ता कहते हैं, कि राजतंत्र कहते हैं, कि स्वेच्छाकारी कहते हैं, कि धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जब हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और पदनिरपेक्षता। ये शब्द जोड़कर बात करता है, आपको बनाता है। तो अगर किसी भी राज्य का कोई भी धार्मिक या हस्तक्षेप नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्षता। मतलब किसी भी राज्य का किसी के प्रति कोई धर्म नहीं होगा, न किसी एक धर्म के प्रति क्या वो अपना सुझाव जारी कर दे, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, धर्म बोलते हैं। और लेकिन अगर क्या होता है, अगर आप किसी धर्म के निरपेक्ष उसके बारे में भी बात नहीं, आप किसी भी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्या हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पारसी हो, अगर आप किसी भी धर्म से क्या हो तटस्थ ना होकर बात करेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिसका उपयोग नहीं किया गया उसे कहते हैं। तो आपको बता दें, जैसे आपके घर में क्या होता है, कोई चीज़ रखा गया है, आप उसका क्या है उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप संभावना कर रहे हैं कि ये संसाधन हमको कभी बाद में काम आएगा। तो उसे बेकार संसाधन तो बोलेंगे नहीं, न मूल्यवान ही साधन बोलेंगे और न वास्तविक संसाधन बोलेंगे, वो होगा संभावित संसाधन। हो सकता है यूज भी कर सकते हैं और हो सकता है यूज भी ना करें, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, संभावित संसाधन। आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। मतलब की बात कर रहा है, वास्तुशिल्प में होता है कि जो मुग़ल कालीन साम्राज्य थी, मतलब मुग़ल काल जो था, मुग़ल काल साम्राज्य में जैसे अकबर, आपका नाम सुने होंगे, बाबर, हुमायूं, शाहजहाँ, ये सब क्या थे, मुग़ल कालीन साम्राज्य थे। लेकिन जो उनके द्वारा बनाए गए थे वास्तु, जैसे कि उनको ताजमहल बनाया था, लाल किला बनाया गया है, आगरा का किला बनाया गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर जो भी किले बने हैं, इलाहाबाद का किला बनाया गया, ये सब जो किले हैं उसमें किसका मिश्रण आपको देखने को मिलता है, जो डिज़ाइन से दिखती है वो किसका मिश्रण मिलता है, तुर्की और अफ़गान शैली का है, कि तुर्की और फारसी का है, कि अरब वो भारतीय शैली का है, कि फारस और भारतीय शैलियों का है। अगर आपको आंसर पता होगा तो ज़रूर करिएगा। तो आपको बता दें कि उसमें 2 मिक्स मिलेंगे, आपको 2 मिक्सचर मिलेंगे, फारसी और भारतीय शैली। मतलब भारत का भी आपको उसमें कला दिखेगा और क्या होगा, आपको फारसी का भी आपको कला दिखेगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये देखिएगा कि बहुत बार क्वेश्चन आया है कि भारत की मानक देशांतर रेखा, भारत की मानक देशांतर रेखा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम जोन, इसी को हम लोग बोलते हैं मानक समय, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक समय भी बोलते हैं, चाहे मानक देशांतर बोलें। तो आपको बता दें कि अगर देखा जाएगा कि ये अगर मान लेते हैं कि ये क्या है, भारत है आपका, ये क्या आपका, ये भारत है, तो आपको देखेंगे कि ये क्या होता है, ऐसे ऐसे जो आपको रेखाएं होती हैं वो अक्षांश होती हैं, जो ऐसे ऐसे रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, देशांतर होती है। तो वही पूछ रहा है कि देशांतर का जो भारत का जो मानक देशांतर रेखा है वह कहाँ पर स्थित है, वो किस पर होता है। तो आपको बता दें कि ये अगर मान लेते हैं कि ये क्या है आपका, ये भारत है, ये भारत है, तो यही से क्या होता है 82.5 डिग्री क्या होता है, यहीं पर क्या होता है 82.5 डिग्री क्या होता है आपको गुजरती है। और 82.5 डिग्री जो आपका क्या है 82.5 डिग्री आपको क्या कर देखना है, यहाँ से जो 82.5 डिग्री क्या होती है गुजरती है, वही आपका क्या होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से क्या होता है आपका जो आंसर होगा मानक समय रेखा का, वो 82.5 डिग्री होता है। तो 82.5 डिग्री जो मानक रेखा है यह कुल भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। तो इसके लिए ट्रिक होता है आयु मध्य 36 उड़ीसा, आयु मध्य
छत्तीस उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश, यू से यूपी, ठीक है, मध्य से मध्य प्रदेश, छत्तीस से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से उड़ीसा हो जाएगा। ये आपके 5 राज्य हैं और 5 राज्य ही क्या करते हैं आपको, ये मानक समय रेखा को बात करता है। आयु मध्य, छत्तीस उड़ीसा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन तक देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग उपयोगिता प्राप्त करने के लिए कहलाती है। तो आपको पता होगा कि जब किसी चीज़ को अगर आप क्या है कम पैसा करके लागत को अधिक, आप बात को अधिक व्यापक रूप में आधुनिक आगतों का उत्पादक करें। जैसे अगर आप क्या करते हैं कि आप देखते होंगे पहले जो उत्पादकता थी किसी कृषि में बहुत कम होती थी। क्या होती थी? कम होती थी। मतलब अगर आपके पास 1 बिस्वा खेत है, अगर आप मान लेते हैं आपके 10 बिस्वा खेत है, उसमें जो गेहूं का उत्पादन होता था कम। लेकिन अब क्या है, आप देखेंगे कि आपके पास क्या है, वाणिज्यिक क्षेत्र में अलग अनेक प्रकार के तकनीकी अनेक प्रकार के जीवाश्म आकर, आपके फर्टिलाइज़र आकर आपके क्या करते हैं, उत्पादकों को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है आपका कृषि योग बढ़ जाती है। उसी को हम लोग बोलते हैं वाणिज्यिक खेती। क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक खेती बोलते हैं। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत में होता है जो आप हमेशा यूज करते हैं। सौर ऊर्जा क्या है? ये क्या है? एक नवीकरणीय ऊर्जा है। ज्वारी भी क्या है? एक नवीकरणीय ऊर्जा है। पवन ऊर्जा भी क्या है? एक नवीकरणीय ऊर्जा है। लेकिन जो जीवाश्म ऊर्जा है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, ये सब प्राकृतिक गैस है। ये क्या है कि जो आपको ईंधन पृथ्वी के नीचे जो दबे हैं, ये क्या है? परंपरागत जीवाश्म है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक का बदलाव आता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आपको पता होगा कि जब हम किसी के ऊपर अपना सारी चीज़ें, अपना राजनीति भी बदलाव करें, आर्थिक भी बात करें, सामाजिक भी करें और सांस्कृतिक अगर दबदबा अगर बना कर रखेंगे तो वो कहलाता है औपनिवेशीकरण। क्या कहलाता है? औपनिवेशीकरण कहलाता है। और वहाँ के संसाधनों का हम भी दोहन करेंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे अंग्रेज क्या होता था कि पृथ्वी के जितने पृथ्वी पर है 2/3 देश पर अकेले ही सबको गुलाम बना कर रखा था। सबको अकेले क्या किया था? गुलाम बना कर रखा था। और जो गुलाम बना कर रखा था, जो गुलाम था, उससे औपनिवेशिकरण कहते थे। और जो यहाँ का संसाधन होगा, जैसे संसाधन बात करेंगे, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, इस सब का जो दोहन करेगा, जो निकालेगा यहाँ पर, वो किसका होगा? जो यहाँ पर राज्य करता था, उसी को हम लोग बोलते थे औपनिवेशीकरण बोलते थे। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा हो। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा गया है कि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और जापान के आसपास समुद्र को मध्यस्थ प्रचुर होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर देखा जाए कि उत्तरी अमेरिका की बात करें तो देखेंगे कि ऐसे ऐसे आपको क्या होता है, ये उत्तरी अमेरिका मान लेते हैं कि ऐसे क्या है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में देखेंगे कि यहीं पे क्या होगा? यूरोप होगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा? आपको अटलांटिक होगा। और नीचे क्या होगा कि आपको विषुवत रेखा गुजरी होती है। आपको पता होगा कि विषुवत रेखा क्या होता है? हमेशा क्या होता है? वर्ष भर यहाँ पर क्या होता है? धूप पड़ता है, लाइट पड़ती है, जिससे क्या होगा? यहाँ का पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और यहाँ का पानी क्या होता है? यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ रहता है, यहाँ का पानी क्या होगा? ठंडा होगा। जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जब आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एक प्लैंकटन निर्माण होता है। और वहाँ पर जब मिलती हैं तो वहाँ पर मछलियाँ बहुत अधिक मिलती हैं, क्योंकि उस प्लैंकटन को खाने के लिए क्या करती हैं? मछलियाँ आती हैं और मछलियों का निर्माण होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि बात करता है कि यही आपको क्या है कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराओं के मिलन से क्या होता है? आपको ये अधिकतर मछलियाँ पकड़ने का कार्य करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं, उसे बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र ना। कभी आपने सुना है कि यहाँ कि राज्य क्षेत्र में चुनाव करना है आपको? नहीं, कहते हैं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में जितने व्यक्ति आ रहे हैं वो क्या कहलाता है? निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। निश्चित क्षेत्र को हम लोग निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ये क्या करता है? इस क्षेत्र का जो निर्धारण होता है वो निर्वाचन आयोग करता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका?
क्वेश्चन ये अच्छा दिख रहा है आपको, इतिहास दिख रहा है ये, कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो आपका है, स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन किसकी शुरुआत से माना जाता है? तो आपको बता दें कि दांडी यात्रा था, यह क्या हुआ था 1930 में स्टार्ट हुआ था। ये क्या था, गांधी के कहने पर क्या नेतृत्व में स्वराज की प्राप्ति के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए 22 मार्च, कब, सॉरी 12 मार्च है, सॉरी 12 मार्च 1930 को ये आंदोलन शुरू किया गया था। और ये आंदोलन जो था साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, जिसमें 78 अनुयायियों ने साथ लेकर समुद्र के किनारे पहुंचकर दांडी के स्थान पर नमक कानून को तोड़ा और अंग्रेज़ों का जो बनाया गया कानून था उसे तोड़ा। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो डी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथकली कथक शैली का रूप है, बिल्कुल गलत है ये। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल शास्त्रोक्त से मिली, गलत है, ये भी गलत है। ये लोक नृत्यों में सदा श्रेष्ठ होती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। ये शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं, बिल्कुल हैं। तो आपको बता दें भारत में जो कुल शास्त्रीय नृत्य हैं उसकी संख्या कितनी है? 8 है। जैसे आपको बता दें भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मणिपुरी क्या है? मणिपुर का है। कथक उत्तर प्रदेश का है, और कथकली जो है वो केरल का है। जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का है। जो मोहिनी अट्टम है उड़ीसा का है, और जो शास्त्रीय है वो क्या है? असम के हैं। ये आपके 8 जो है वो शास्त्रीय नृत्य में रखे जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल के रूप में है? अपर्दन मीन्स होता है किसी का कटना छटना, ठीक है, उसे निर्माण होता है। जैसे कि अगर आपको देखेंगे कि जैसे वो हिमानियों से होगा कि छत्रशिला से होगा कि डेल्टा होगा कि लोयस होगा, तो आपको बता दें जो निर्माण जो स्थल होगा वो क्या होगा? छत्रशिला होगा। ठीक है, छत्रशिला होगा। बात करें कि जैसे देखेंगे कि अगर जैसे आप लोग कुकुर मुत्ता देखे होंगे ऐसे रहेगा, और उसके बीच में क्या होता है? एक ऐसे टोप क्या होता है? टोपियस होता है। तो ये क्या होगा कि ये ऐसे से देखेंगे क्यों? क्योंकि बालू हिमानी हवा से जब कटेंगे तो क्या करते हैं? कटेंगे छटेंगे तो जाकर क्या होता है? वो ऐसे ऐसे क्या होते हैं? गुफाएं भी बना लेती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं छत्रशिला, या इसी को हम लोग बोलते हैं अपर्दन बनते हैं, जो निर्माण करता है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, कि संसद करता है? तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, अगर आपको पता होगा तो आप ज़रूर आंसर को करिएगा। ठीक है, अगर किसी राज्यपाल की अगर बात करें तो वो क्या करता है? भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। ठीक है, चलेगा। ये क्वेश्चन अच्छा है कि विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगर मान लेते हैं ये विश्व है, तो आपको पता होगा कुल 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में से सबसे अधिक जो 80% है वह क्या है? उत्तरी अमेरिका और एशिया में निवास करती है, कि एशिया यूरोप में करती है, कि एशिया अफ्रीका में करती है, कि एशिया दक्षिण अमेरिका में करती है? अगर आपको आंसर पता होगा बताइएगा। तो आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और एशिया और अफ्रीका में जो जनसंख्या निर्माण करती है वो विश्व का 80% अकेले यहीं पर क्या होता है? बैठती है। और नहीं जो आपको बच रहे हैं, आपके 6 जो बच रहे हैं, ठीक है, जो आपके कितने 4 बच रहे हैं, 4 3 7 महाद्वीप हैं, तो बच रहे हैं। तो वो 7 महाद्वीपों में से जो बच रहे हैं, आपके पास 4 बच रहे हैं, उसमें क्या होता है? 20% की जनसंख्या निर्माण करती है। अगर सिर्फ एशिया की बात करें, हम लोग एशिया की बात करें, अगर एशिया की बात करेंगे तो यहाँ पर 60% जनसंख्या अकेले ही निवास करती है आपको। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य या प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोच्च तरीका है? ये देखेंगे कि आपके ये सीटेट का ये पेडोलॉजी स्टार्ट हो चुका है। क्या स्टार्ट हो चुका है? पेडोलॉजी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको पेडोलॉजी
पता होगा तो ज़रूर आप बताइएगा, ज़रूर, ठीक है, आंसर करेंगे। पेडोलॉजी बोले अगर क्या है, संसद में, संसद यहाँ बात कर रहा है, संसद का मतलब होता है यहाँ पर वाद विवाद, किसी को सभा कराकर बच्चों में वाद विवाद की शैली की प्रतियोगिता करानी है, किसी व्यक्ति में आयोजन करना है। तो उसे क्या करना है, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन कराएंगे, कि परियोजना कार्य कराएंगे, व्याख्यान विधि कराएंगे, कहानी पद्धति बताएंगे आप। तो यहाँ पर बात कर रहा है, एक टीचर की बात कर रहा है कि वो टीचर किस प्रकार से बच्चों में कला विकसित करेगा, किस प्रकार से कला विकसित करेगा, वो विकसित कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कि परियोजना कार्य से होगा, व्याख्यान पद्धति से होगा, कि कहानी विधि से होगा। अगर आपको आंसर पता होगा तो ज़रूर करें। तो आपको बता दें, अगर किसी बच्चों में किसी के मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए उसमें क्या होता है, वाद विवाद का आयोजन करना चाहिए। तो जिसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि सतत, ठीक है, और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य रूप से डैश डैश पर बल देता है। बच्चे की बात कर रहा है कि मस्तिष्क पर करेगा, कि हृदय पर करेगा, कि हाथ और शिक्षा पर करेगा, कमज़ोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर अगली कक्षा की। ये देखिए ध्यान रखेंगे, ये 6 to 8 की बात कर रहा है, ना कि 1 से 5 की बात कर रहा है। आप जब भी सोचेंगे 6 to 8 वाले बच्चों की बात करेंगे, मतलब कि आपको जो 6 to 8 वाले जो बच्चे होते हैं, वो जो बच्चा करेगा, आपको ये ध्यान रखना है आपको कि जो उसकी उम्र होगी उस हिसाब से वो किस प्रकार से सोचेगा। तो आपको बता दें, अगर आपको आंसर पता होगा ज़रूर करिएगा। आप जब भी आप आंसर करेंगे, आप अगर 6 to 8 वाला अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप 1 से 5 तक क्वेश्चन करेंगे तो उसकी बच्चे की सोच अलग होगी, और 6 to 8 वाला करेंगे उस बच्चे की सोच अलग होगी। इसलिए जब भी आप आंसर करेंगे तो वो 6 to 8 वाले से ही सोच कर आप आंसर करेंगे। तो इसलिए हमको देखना है कि बच्चा क्या मस्तिष्क और हृदय पर, हाथ पर शिक्षा होगी, कि कमज़ोर अयोग्य विद्यार्थियों का उच्च स्तर की अगली कक्षा पर, बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने होंगे, कि बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है एनसीएफ जो आपकी 2005 की है, जो एनसीएफ 2005 की है, वो बात करता है, क्या बात करता है, कि बच्चों में व्यापक मूल्यांकन करने के लिए बच्चों का व्यवहार का सतत अवलोकन करने में आप बच्चे का हमेशा क्या करिए, उसका व्यवहार को अवलोकन करेंगे। बच्चा खुद सारी चीज़ें, अपने हृदय को, मस्तिष्क को, कमज़ोर वर्ग को, सारी चीज़ें क्या करेगा, वो ख़त्म करके एक अच्छे से निर्माण की बात करने लगेगा खुद ही। इसलिए बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना पड़ता है, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका, सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षिका है वो क्या करेगी, कि वह अक्सर वह क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। ये बात कर रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान की क्या एक शिक्षिका, एक टीचर है, वो क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब बहुविकल्पी प्रश्न बात करता है, आकलन की बात करता है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण के लिए बच्चों में आत्मविश्वास और अधिक बढ़ाए, कि वो क्या कर सकता है, वो कैसे कर सकेगा। तो ध्यान रखना है कि आपको जो आंसर करना है, आपका देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर है, कि वह यह पता लगाए कि वो अन्य शिक्षक क्या करते हैं, कि प्रश्नों की संख्या बढ़ा दे, कि मानकीकृत प्रशिक्षण का प्रयोग करे, कि एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरणों रूपों को द्वारा। ध्यान रखेंगे, ये जो ही थोड़ी है कि टीचर कौन सा अन्य शिक्षक क्या कर रहे हैं, तो आप उनके पर ध्यान ही नहीं देना है, अन्य शिक्षकों पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। आप सिर्फ आप अपने ऊपर ही ध्यान रखना है, सिर्फ क्या करना है, आपको अपने ही ऊपर ध्यान रखना है कि अन्य शिक्षकों के बारे में पता ही नहीं करना है। प्रश्नों की संख्या बढ़ा देंगे, प्रश्नों की संख्या बढ़ा देंगे, बच्चा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका मानसिक विक्षेपण, पागल भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, मानकीकृत प्रशिक्षण का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल बच्चों को देखिए कि बच्चा क्या सोच रहा है, किस प्रकार सोच रहा है, कैसे आप ये ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट बच्चों को एक क्या है, एक दूसरे के संबंध को जुड़ने का प्रयास करें। इसलिए क्या होगा, मानकीकृत परीक्षण करेंगे, ये ना कि एनसीईआरटी द्वारा जो प्रकाशित किताबें हैं उसी को उदाहरण देकर बच्चों को समझा दीजिए, ये नहीं। उसके जो अगल बगल के जो एग्जाम्पल है, गाँव के एग्जाम्पल्स को लेकर बच्चों को समझाने का कोशिश करें, और उसकी भाषा में समझाने की कोशिश करें, जिससे बच्चा आपके प्रति एक सम्मान और क्या है, अनेक चीज़ का आकलन, और उसके अंदर विश्वसनीयता बढ़ती जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन बात कर रहा है
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सामाजिक विज्ञान को बच्चों को डैश डैश के साथ लैस करना चाहिए कि स्वतंत्र रूप से चिंतन करने का योग कर दे। बढ़िया क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि अगर कोई बच्चा को अगर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कराएंगे तो उसके अंदर क्या क्या अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। उसके अंदर क्या क्या बढ़ेगा, क्या क्या नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो चलेंगे देखेंगे कि वो स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता बढ़ाना है, उसके अंदर सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता बढ़ाना है, कि जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता बढ़ाना है, कि सामाजिक दबाव को झेलने की योग्यता बढ़ाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। मतलब होता है बच्चों को अगर बात करेंगे तो उसे सामाजिक अगर शिक्षण अगर बच्चों का जो उद्देश्य होगा, विद्यार्थियों को उसके अन्य सामाजिक मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से क्या होगा, चिंतन करने का योग बनाना चाहिए बच्चों को, ना कि वो सामाजिक व्यवहारों को बचाव करने की योग्यता करना चाहिए कि नहीं सामाज में जो हो रहा है आप उसी को मानिए। जेंडर के बारे में भी बच्चों को नहीं बताना है, सामाजिक दबाव को झेलने की योग्यता भी नहीं करना है कि नहीं अगर कोई कर रहा है तो आप उसे झेलने का प्रयास करिए, ये नहीं बताना है। बच्चों का क्या करना है, स्वतंत्र रूप से उसे चिंतन करने की योग्यता उसके अंदर विकसित कर देनी है आपको। वो खुद सारी चीज़ें कर लेगा अपने आप ही। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सी अन्योन्य पारंपरिक अधिगम विशेषता है। कौन सा आपका है, तो आपको अगर आंसर पता होगा तो आप जरूर करिएगा। तो शिक्षक का सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का परस्पर आदान प्रदान करना है, बिल्कुल गलत है। शिक्षिका विद्यालय के कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती है, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, आपको अगला देखना है कि सीखने, आपको आपके पास हाँ डी ऑप्शन है, चलिएगा देखेंगे कि सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षकों को क्या कर द्वारा साझा करते हैं, बिल्कुल गलत बात है, ये भी नहीं करना है, बच्चों को अंदर नहीं करना है। बात करना है उससे कि भूलने के कारण संबोधित और सीखना का ग्रसित होता है, बिल्कुल। अगर वो बच्चा भूलेगा सीखेगा तभी सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हाँ चलेगा। अगला क्वेश्चन करना है सामाजिक वैज्ञानिकों के नियमांकन का जो बारे में बात करेगा, जो मानदंड है संबंधित आयामों को निम्नलिखित में से किसे शामिल करेगा। तो आपको आंसर करना होगा, बताइएगा आंसर क्या होगा। आपको उसकी उपयोगिता बढ़ा देना है, कि अटकदम मतलब कि उसका कंसंट्रेशन बढ़ा देना है, कि प्रासंगिकता बढ़ा देना है, कि उसकी समानता की बात करेंगे। तो अगर आप समाज विज्ञान की बात करेंगे तो उसमें समानता अपने अंदर, हर बच्चों के अंदर एक समानता लाने, उसमें इक्वलिटी की बात करनी है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण कहलाता है। तृतीय का आंकड़ा कहलाएगा, कि विधायक का आंकड़ा कहलाएगा, प्राथमिक कहलाएगा, कि द्वितीयक कहलाएगा। अगर किसी भी प्रकार का जो सूचना मौसमी उपकरणों द्वारा संबंधित अगर होता है तो हमेशा क्या होता है, वो प्राथमिक उपकरण या प्राथमिक आंकड़ा के अंतर्गत रखते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसे पढ़ेंगे फिर आपको ऑप्शंस पढ़ेंगे। लिखा गया कि प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता जैसे अभिभावक, शिक्षक, अभिभावक संघ, पीटीए, ठीक है, अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, अगर आपको आंसर पता होगा ज़रूर करेंगे आप। ठीक है, चलेंगे उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चों के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों के व्यवहार करने में सहायता करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल गलत है, ये आप बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, चलेगा दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे कि उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार के अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण कराने के लिए कहेंगे, नहीं ये भी नहीं कहेंगे। कितना रखेगा बच्चा, बताइए स्टेप आपको रखेगा कि सारे अधिगम सीखने का, उसे तो पूरा स्कूल खुल जाएगा उसके घर पर। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों जाने के लिए कहेंगे, बिल्कुल नहीं, क्यों कहेंगे उनके माता पिता को। तीसरा कहेंगे उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय पर ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ये अभिभावक का बहुत काम है, यहाँ पढ़ाकर छोड़ा जा रहा है, तो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ये बिल्कुल किसका काम होगा, अभिभावक का होगा, इसलिए क्या होगा, आंसर डी होगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर ऑप्शन देखते हैं कि लोकतांत्रिक राज्य पढ़ाते समय, मतलब पॉलिटी अगर पढ़ा रहे हैं आप, डेमोक्रेसी पढ़ा रहे हैं, तो समय सामाजिक विज्ञानकों
की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है और इससे पहले वह विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करे। शिक्षिका निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी से साथ करनी चाहेगी? तो देखिएगा यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि अगर कोई महिला अगर बात कर रही है सामाजिक विज्ञान के बारे में, तो अगर वो क्या है किसी प्रोफेसर को किसी कॉलेज की बुला रही है, बुलाकर, तो इसमें कह रहा है कि इससे पहले जो विशेषज्ञ उसकी कक्षा में बातचीत करे, पहले शिक्षिका को क्या करनी चाहिए, साझेदारी क्या करनी चाहिए, बच्चों के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले ये बताना होगा कि छात्र क्या करे। तो जैसे कि अगर क्या करना, जैसे अगर मान लेते हैं पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, जैसे अगर हम मान लेते हैं पॉलिटी पढ़ा रहे हैं और पॉलिटी में पहले बात करेंगे बच्चा को किस टॉपिक से बात कर रहा है। ये ना कि आप उसके प्रकरण से ही आप क्या करें भटका दें। अगर प्रकरण से ही भटक जाएगा तो आप खाली सारी चीज़ें बातें करते रह जाएंगे और ज्ञान अर्जन नहीं कर पाएगा। तो कक्षा में विद्यार्थी, कुछ ऐसे विद्यार्थियों को जिसको आरक्षित श्रेणी से संबंधित है, बिल्कुल गलत करना है। इस प्रकरण के लिए निर्देशानुसार का उद्देश्य करना है, बिल्कुल आपको बता देना है कि जो आपके आएंगे मतलब जो विशेषज्ञ आएगा उसे बता देंगे कि ठीक है ये आपको सारी चीज़ें करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अनुदेशात्मक उद्देश्य का निर्धारण कर देना है कि ये उद्देश्य है, बस इसी के बारे में बताना है। कक्षा के लिए प्रस्तावी पाठ करना है, बिल्कुल ही गलत है और ये भी गलत है आपका। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। लिखा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है किस प्रकार की होनी चाहिए कि बच्चों में सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए कि सभी सामाजिक समूह और उसके साथ संबंध हो सके, ये हो सके कि इसे विशेष इतिहास लिखने में या किसी विचारधारा का अनुगम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ये भी गलत है। ये तो हमको सही लग रहा है, अभी आपको और ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला ऑप्शन देखेंगे सी और डी देखते हैं। सी और डी क्या कह रहा है कि इसमें अधिक लंबी पाठ्यक्रम सामग्री नहीं होनी चाहिए क्योंकि लंबी पाठ सामग्री को याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है। बिल्कुल नहीं होती है। बच्चों को अगर आप समझा देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे तो बच्चा खुद अपने आप सारी पाठ सामग्री को समझ सकता है। उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से सूचना उपलब्ध करानी ताकि उसे याद करने में मदद मिल सके, बिल्कुल गलत है। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन करना है आपको। क्वेश्चन करना है कि निम्नलिखित में से शिक्षण सहायक सामग्री TLM महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयोग होगा। कि ग्लोब लेंगे आप, कि विश्व के राजनीतिक मानचित्र लेंगे, कि विश्व का भौतिक मानचित्र लेंगे, कि पोस्टर का प्रयोग करेंगे। आप बताइए क्या करेंगे। तो आपको बता दें कि आप विश्व के राजनीतिक मानचित्र को लेंगे और उसे बताएंगे कि बेटा देखिएगा ये सारी चीज़ें होती है, ऐसा होता है, ये सब होता है, इसमें देखिएगा ये नदी है, ये पठार है, ये है, दुनिया भर का क्या होगा आपको बताना रहेगा। तो ये क्षेत्र आपको बच्चा को समझ में आ जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे? अगला क्वेश्चन लिखा गया है, अगला क्वेश्चन लिखा गया कि एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा उसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? तो जो इसका क्वेश्चन है ये समझेंगे कि एक जनजाति है, उसके बारे में उसके कल्चर्स को, विविधता को सकारात्मक लेना है, क्या करना है, सारी बिंदुओं को देखना है आपको। चलेंगे अगर आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़ लिए, अब हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे। विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उसके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान सम्मानित बिंदु से जुड़े प्रकरणों का क्रियात्मक शोध करने के लिए कहेंगे। चलेगा, बिल्कुल सही लग रहा है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं बी वाला। आदिम जनजातियों की शिल्पकृतियों को पोशाक प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे, बिल्कुल ये गलत है। अगर कहेंगे तो बच्चा में एक जनजाति के लिए बात करेगा। आदिम जनजातियों के विद्यार्थियों से कहना है कि वो अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के उससे साथ जोड़ें, बिल्कुल ये भी सही लग रहा है। लेकिन एक ऑप्शन और देखते हैं हम अभी कि स्वतंत्रता आंदोलन की बिरसा जैसे से नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन कर रहा है विद्यार्थियों से अपनी, बिल्कुल यही सही होगा कि जहाँ पर कल्चर आ जाए उसके कल्चर से जोड़कर उसको सारी चीज़ें बात करना है, ना कि किसी एक जनजाति के ही बारे में बात करना है। उसमें और जनजातियाँ रहेंगी। ठीक है, जो आपका ऑप्शन होगा क्या होगा? ए सही होगा। चलेगा, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? भीमबेटका है, बुर्ज होम है, कि इमाम गांव है, कि हलर है? तो आपको बता दें कि इसमें क्या है कि ये आपका जो भीमबेटका है ये क्या है, पूरा पाषाण का स्थल का ये स्थान है जो मध्य प्रदेश में भोपाल में है। ये पाषाणकालीन स्थल है, इसलिए इसका आंसर जो क्या होगा, ए होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन देखेंगे, डैश 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 के अलावा निम्नलिखित में से कारक सामाजिक विज्ञान के प्रशिक्षण का आधार पर निर्माण करती है? पाठ्य सामग्री का सूचना का स्थानांतरित करने में, समाज की आलोचना समझ विकसित करने में, संश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ाने में, वैश्विक दुनिया में समायोजन के सामाजिक कौशल को बढ़ाने के लिए। इसमें तो 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहे हैं। तो देखिएगा कि ये क्वेश्चंस इसमें क्या होगा कि इसके अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान के आधार पर निर्माण नहीं करते हैं, ये होना चाहिए। यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा, निर्माण नहीं करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जो शिक्षण का आधार का निर्माण होता है वो समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने में भी होता है, विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए भी कार्य होता है, लेकिन वैश्विक दुनिया के समायोजन के सामाजिक कौशलों का बढ़ावा देने के लिए भी कार्य करता है। लेकिन जो नहीं है यहाँ पर यू क्या है, ए होगा। ये क्या होगा, जो आंसर क्या होगा, ए होगा। यहाँ पर आपको नहीं रहेगा तभी आपका ये क्वेश्चन बनेगा सही, नहीं तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन क्या है कि सॉरी नीचे कर लेते हैं क्वेश्चन को हम थोड़ा सा, कि निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? मतलब सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से आप किताब आते हैं? पहले इतिहास होता है, भूगोल होता है, नागरिक होता है, समाजशास्त्र होता है। ये तो बिल्कुल गलत है, समाजशास्त्र पढ़ाया नहीं जाता आपको। इतिहास पढ़ा जाता है, भूगोल पढ़ा जाता है और साथ ही पढ़ा जाता है, लेकिन समाजशास्त्र नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, इतिहास देखें, ध्यान रखेंगे कि इतिहास भी पढ़ाया जाता है, भूगोल भी पढ़ाया जाता है, राजनीतिक विज्ञान भी पढ़ाया जाता है और शास्त्र भी जाता है। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा वो सी ही सही है। समाजशास्त्र इसमें भी होगा, ये भी गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ये वाला। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन का सुझाव नहीं देती है? सुझाव का मतलब होता है कि क्या करेगा कि बार बार किसी शब्द, फॉर्मेटिव मूल्यांकन मतलब कि अगर किसी फॉर्मेट का है उसे आप देखिए, समझिए और बात करने की बात करेगा। तो आप देखेंगे तो जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए दिए गए सुझाव के जो स्रोत का उपयोग हो वह आज सम्मिलित करता है। लेकिन अगर किसी की बार बार अगर क्या होती है, आवृत्ति अगर प्रशिक्षण होगी तो गलत होता है। तो जो इसका आंसर क्या होगा, किसी चीज़ का बार बार आपको आवृत्ति नहीं करना है, अधिक आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर एक चीज़ बारे में बता दी हो तो ये नहीं है कि बार बार आपको उसी की बात करें। ठीक है, ये आपका ए होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। मानचित्र को समझाने का सर्वव्यापी भाषा समझाया जा सकता है तो क्या था, रूढ़ि चिन्हों से। मतलब होता है जो रूढ़ि चिन्ह है, जो बता दिया कि जंगल ये आपका हरा होगा, जहाँ पानी होगा वो ब्लू दिखाया जाएगा, जहाँ जंगल होगा वहाँ पर शेर दिखाए जाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा कि ये रूढ़िवादी, ये क्या है, रूढ़ि चिन्ह है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूफी संतों के मकबरों को कहा जाता है, सूफी संतों के मकबरों को कहा जाता है क्या? इबादत गाह कहेंगे, दरगाह कहेंगे, ईदगाह कहेंगे, खानागाह। आपको क्या कहेंगे, दरगाह कहेंगे। क्या कहेंगे, दरगाह। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य को पढ़ें। यह अंग्रेजी के यस के आकार का होता है, बिल्कुल सही है, ये सही होता है। इसकी तटरेखा सरल रेखाएं होती हैं, मतलब कि ये जो इसकी तटरेखा होगा वो क्या होगा, ऐसे सीधे होगा, ऐसे जिग जैग नहीं होगा। किसी भी, ध्यान रखेंगे, किसी भी तटरेखा क्या होती है, जिग जैग होती है, ये बिल्कुल गलत होगा। व्यापारिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यस्त महासागर, बिल्कुल ये भी सही है। मतलब ए और सी ऑप्शन है, हाँ ए और सी, ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा गया कि मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग का वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में कहाँ? उड़ीसा में। ये कहाँ पर है? कलिंग जो है 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था। ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है आपका? उड़ीसा के राज्य में है। ये दामोदर और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जीवन उत्पत्ति विकास, जैसे हम लोग बोलते हैं डार्विन, विकास की शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। अशोक क्या है आपको, तो ध्यान रखेंगे
प्राक ऐतिहासिक संग्रहालय जितने हैं आपको बच्चों को ले जाकर वहाँ घुमाइए, बच्चों के अंदर वो विकसित करेगा। चिड़िया अगर घुमाएंगे किसी एक बिंदु का, लेकिन प्राक के इतिहास में जाएंगे तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में मालूम चलता है। ठीक है, चलेंगे निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन देखेंगे बढ़िया है आपका, कि निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों में दोपहर का सूर्य कम से कम एक बार तो सीधा ऊपर से चमकता है? कर्क और मकर रेखा के मध्य की आर्कटिक और अंटार्कटिक के वृत्त के बीच में मध्य में केवल कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा के मध्य में कि केवल मकर रेखा और कर्क रेखा। तो आपको बता दें कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होता है, बीच में क्या होता है, ये क्या होता है, मध्य क्या होता है, वर्ष आपको एक बार में सीधा जरूर आएगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभिवृद्धि, ठीक है, क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है कि अभिवृद्धि एवं मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण का संकेत के अधिभार देते हैं? ठीक है, मतलब बात कर रहा है कि अगर कोई बच्चा है, विद्यार्थी दूसरे बच्चों का श्रेय साझेदारी करता है, अभिवृद्धि का मूल्यांकन का योगदान की बात करता है, तो ऐसे बच्चों को करना है कि दूसरे बच्चों के साथ साझेदारी का साझा नहीं करना चाहिए कि बेटा तुम ही सब कुछ किए हो। तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक विज्ञानों के किसी शिक्षक के लिए कक्षा हाल में ही चर्चा हुई बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान योग्य है? कि कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों का पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था, विद्यार्थियों की सहविद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर रहा था कि विद्यार्थी सीधे अपने ही सब विद्यार्थियों से प्रश्न करने में लगे थे, विद्यार्थी ने अपने ही सब विद्यार्थियों के बीच ही में टोकना शुरू कर दिया था। चलेगा, आंसर करेंगे आप लोग। अगर आपको आंसर आता है तो आपको बता दें कि कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी का रूपेण सहमति नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका आंसर नंबर ये हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में योगात्मक आकलन 51, विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 है, तो यह सुझाव देता है कि अधिकांश विद्यार्थी 36 और 46 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, उनके द्वारा 36% विषय वस्तु की सीधी रेखा, बिल्कुल गलत है। अधिकांश विद्यार्थियों के अंक 36 से नीचे हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। मध्य की बात कर रहा है। 25 विद्यार्थी, इसमें क्या है, 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर है, ये बात कर रहा है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे अगला करेंगे। भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ता है उसे बोलते हैं भूसंधि। क्या बोलते हैं? भूसंधि। जल संधि का जल संधि जोड़ता है। ठीक है, मतलब दो सक्रिय अवस्था जोड़ता है, उसे कहते हैं भूसंधि बोलते हैं। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। जयमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है, चलिए बताइएगा। तो आपको बता दें जो इसका आंसर होगा भूमि, जल, वायु, पौधे, पशु, ये भी बिल्कुल सही है। पर्यावरण भी नहीं, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन देखेंगे कि जयमंडल के विषय में, ये तो भी क्वेश्चन किए हैं तो पहला ही होगा। ठीक है, चलेंगे अगला देखेंगे। निम्न में से कौन सा जैव विविधता को बढ़ावा देता है? अपने गाँव जाना, ठीक है, विविधता को बढ़ावा देता है। रेलगाड़ी से यात्रा करना, मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहारों को मनाना। अगर आपको आंसर पता होगा तो ज़रूर दीजिएगा। तो क्या होगा कि अगर क्या होगा किसी की विविधता को बताता है, वो क्या होता है, अपनी मातृभाषा में बोलना, उसकी क्या होती है, विविधता बताता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2012 में निम्नलिखित में से किस प्रकार लिखा जा सकता है? एडी की एपी की बीसी की ईसी। अगर आप बताइए, अगर आपको आंसर पता होगा तो आपको बता दे। एडी क्या होता है? एडी होता है आपका एडोमिन होता है, और जो बीसी होता है वो क्या होता है, बिफोर क्राइसिस होता है। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, एडी लिखा जाता है। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक विज्ञान, चल देखेंगे। क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञानों में सर्पिली पाठचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होता है? ठीक है, अंतर्वस्तु आधारित सीखने की, ये बिल्कुल गलत है, अवसर को बढ़ाएगा नहीं देगा। संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना, ये भी बिल्कुल गलत है। गहन समझ के साथ साथ एक लंबी समयावधि के लिए संकलन, ये भी सही है, बिल्कुल सही दिख रहा है। सभी विषयों का संकल्पनाओं का अनुप्रयोग, नहीं, बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। ये
आज की हमारी वीडियो थी, जिसमें से हमने एसएस के मतलब सामाजिक विज्ञान के हमने 60 क्वेश्चन, कितने 60 क्वेश्चन देखे हैं। तो ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, बन गई होगी। तो अगर आपको हमारा चैनल, अगर आपको हमारा अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।